हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT टारगेट बैच। सो इस सेशन में आज हम जानेंगे आज हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक के होंगे, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे, बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए एंड हमने देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन CUT एग्जामिनेशन में आएंगे एंड आपको किस तरह के क्वेश्चन को टारगेट करना है, किस तरह से अपनी स्टडी को MCQ पैटर्न बनाना है। सो आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें देखना है कि किस तरह के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट पे आपको ग्रिप रखनी है एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ध्यान देना है एंड छोटे प्रैक्टिकल्स भी आ सकते हैं, तो किस तरह के छोटे प्रैक्टिकल्स आएंगे वो यहाँ में देखेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा हाईली लिक्विड एसेट है? पहला है कैश कन्वर्टेबल इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है 6 to 1 ईयर का होता है। ठीक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिससे हमें जो रिटर्न मिलेगा, जो फर्म को रिटर्न मिलेगा वो 1 साल के अंदर मिल जाएगा, तो ये कैश इक्विवेलेंट में नहीं आते हैं, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट में आपके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं या फिर हम कह सकते हैं ऐसे फॉर्म में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है कि वो 3 से 4 महीने के अंदर ही कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी। कैश फ्लो किस नाम से जाना जाता है? द सेकेंड क्वेश्चन इज कैश फ्लो ऑल्सो नोन एज व्हाट? देखो, कैश फ्लो की बात हो रही है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है? एक फर्म में कब कब कैश इनफ्लो हुआ एंड कब कब कैश आउटफ्लो हुआ, राइट? सो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है वेरिएशन इन कैश एंड हम देख रहे हैं 2 ऑप्शन सिमिलर है, वेरिएशन एंड चेंज, है ना? तो कैश फ्लो क्या दिखाता है कि कब इंट्रोड्यूस हुआ है कैश एंड कब हमने आउटफ्लो किया, मतलब पे किया है, ठीक है, कब रिसीव किया है, कब पेमेंट करी गई है। सो यही दोनों चीजें हम कंसिडर करते हैं 3 हेड्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंस। ठीक, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच काइंड ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस बेसिस पे हम अकाउंटिंग मतलब किस बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं? देखो, नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड हमें ही पता है कि सिर्फ हमें कैश आइटम्स ही कंसिडर करने हैं, मतलब जिसमें कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन्वॉल्व जिस ट्रांजैक्शन में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन करनी है। बट कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं अक्रूवल बेसिस पे भी। अक्रूवल बेसिस मतलब हम कह सकते हैं प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, ऐसे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। नॉन कैश आइटम्स भी होते हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, तो ये सब नॉन कैश आइटम्स होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि तुरंत पैसा नहीं दिया गया, अभी 1 साल बाद देंगे, तो इस ट्रांजैक्शन को नहीं कंसिडर करेंगे, तो ये आपकी अक्रूड में आ गई। ठीक, दूसरा है कि नॉन कैश आइटम जैसे कि पैसा इससे गया ही, फॉर्म से बाहर गया ही नहीं है, डेप्रिसिएशन क्रिएट किया बट वो पैसा अभी भी फॉर्म के अंदर, सो नो कैश आउटफ्लो हैज बीन डन हियर। सो इस तरह की ट्रांजैक्शन को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो किस तरह की ट्रांजैक्शन को हमें यहाँ देखना है कि सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन कंसिडर करनी है जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज वी वोंट कंसिडर दैट ट्रांजैक्शन इन दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हम कहाँ कंसिडर करेंगे? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि लॉटरी में पैसा लगाया है, अब जीत गए तो ये इन्वेस्टमेंट होगी। नहीं, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कभी नहीं आता है, इसको हम ट्रीट करते हैं, ये हमारी रेवेन्यू ऑपरेशन में भी नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में दिया है तो इसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कंसिडर करते हैं एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से दिखाते हैं। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हम दिखाएंगे कि हाँ ये रेवेन्यू हमें कंसिडर किया था बट ये हमारा रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी होती है जिससे बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है, सिर्फ उन एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं, सिर्फ उस रेवेन्यू को कंसिडर करते हैं। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये हम इसे कंसिडर करेंगे बट ये वहाँ पे क्या होता है? ये डिडक्ट होता है। ठीक, क्योंकि हम इसे कंसिडर करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड इट इज नॉट द रेवेन्यू ऑफ द फर्म एंड दैट्स व्हाई इफ इट इज कंसिडर्ड इन द रेवेन्यू ऑफ द इनकम देन हम उसे हटाएंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या किया जाता है नेट प्रॉफिट में इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? देखो, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया प्रोविजन है तो हमें प्रोविजंस नहीं बनाने हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि प्रोविजंस आर लाइक दोज मनी जिसका हमने कैश आउटफ्लो दिखाया ही नहीं, सो ये हमने एक्सपेंस की तरह दिखाया होगा जिसकी वजह से हमारा नेट रेवेन्यू कम हो गया होगा एंड ये हमारा एक्सपेंस हम मांगेंगे ही नहीं क्योंकि ये हमारा नॉन कैश आइटम है। ठीक, तो इसे हम उठा के क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्लेसमेंट है फंड फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूट है, सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। मतलब क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट को रिप्लेस कर सकता है? नहीं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम टिपिकली ये दिखाते हैं कि वहाँ पे हमें कितना फंड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब
फ्लो हुआ है, मतलब कितना या जनरेशन ऑफ फंड हुआ है एंड कितना इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड हुआ है, ठीक। उसमें हम 3 हेड्स में कैश को डिवाइड नहीं करते। यहाँ तो हम ये देखते हैं कि कैश कहाँ एलोकेट हुआ है, कहाँ से रिसीव हुआ है, बस ये सारी चीजें हम यहाँ दिखाते हैं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिप्लेसेबल, ठीक। नेक्स्ट, तो पहला हमारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूट है इनकम स्टेटमेंट का? अब नहीं। देखो इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हमें फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, ठीक। एंड दैट्स नॉट द केस विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें सिर्फ ये हमें पता चलता है कि कैश की क्या पोजीशन है एंड कैश कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है बिजनेस, एंड किस किस तरह से इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ है, इसके बारे में नॉलेज हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट देता है। बट इनकम स्टेटमेंट हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, तो सेकेंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है सिर्फ और सिर्फ कैश आइटम नहीं, बट कैश इक्विवेलेंट भी रिकॉर्ड करता है। तो अगर यहाँ लिखा होता है रिकॉर्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देन स्टेटमेंट करेक्ट होता। इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट भी हो जाते हैं क्या? गलत, ठीक। हम सिर्फ उनको नहीं रिकॉर्ड करेंगे जो ऑलरेडी कैश में, जो ऑलमोस्ट इन द कैश फॉर्म में है उनको भी कंसिडर करेंगे। जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो इजीली कन्वर्ट हो सकती है, विद इन फ्यू मंथ्स इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। क्यों? देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ये होता है कि देखो अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसका मेन काम क्या है? कोर एक्टिविटी क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कोर एक्टिविटी क्या होगी? मैन्युफैक्चर करना गुड्स को, ठीक। चलो मैन्युफैक्चर करना हुआ गुड्स को, तो ये जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इससे जो भी अगर सेल होगी, जो भी अमाउंट रिसीव होगा, ये क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड दैट्स व्हाई जो भी कैश फ्लो हमें रिसीव होता है, जो हम अमाउंट प्रेजेंट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो बताता है कि बिजनेस ने अपने ऑपरेशन मतलब अपने जो कोर एक्टिविटी है उन्हें परफॉर्म करके कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ होगा आपका, देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आउटसाइड द बिजनेस, नो। हम यहाँ कोर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मतलब वो एक्टिविटी जिनको परफॉर्म करके बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। सो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये आउटसाइड द बिजनेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी टेकन लिया जाता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, नो, ये भी गलत है। इन्वेस्टमेंट से क्यों लेंगे? इन्वेस्टमेंट तो हमारे बिजनेस के वो होते हैं जो सरप्लस ऑफ फंड होता है, जब कंपनी या फर्म उसे उठा के कहीं इन्वेस्ट करती है एंड देन उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कंसिडर करते हैं। बट ये कोर एक्टिविटी नहीं है, ये रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी नहीं है, हमें सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी पे वर्क करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैश फ्लो एक्टिविटी वो होती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर दी कोर एक्टिविटी। यस, जो कोर एक्टिविटीज होती हैं वो बिजनेस की आपकी कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी होती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम है गुड्स प्रोड्यूस करना, उनको सेल करना, ठीक। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, हमें इसमें से क्वेश्चन हमें प्रैक्टिकल गिवन है एंड हमें बताना है कि कितना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑर्डिनरी आइटम्स हमें कंसिडर करना है। ओके, बैलेंस शीट गिवन है, हमें करंट ईयर का एंड प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन है। जो लेटेस्ट गिवन है ये करंट ईयर हो जाएगा एंड ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर। हमें ये अमाउंट निकालना है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे ताकि हमें पता चल जाए प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर कितना है। तो ये कितना होगा? 1,50,000। अब इसमें से विच डिविडेंड यू विल एड बैक? दी करंट ईयर डिविडेंड विल बी एड बैक, मतलब ये सर डिक्लेयर किया मैं पे नहीं करेंगे। एंड डिविडेंड डिक्लेयर करना तो हमारी किस तरह की एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सो दिस 1,75,000 विल गेट एड हियर, ठीक। सो सम टोटल आ रहा है यहाँ पे आपका 3,25,000। नेक्स्ट, एबीसी लिमिटेड है, एक फाइनेंशियल कंपनी है जो प्रोवाइड कर रही है लोन एंड इन्वेस्ट कर रही है शेयर्स में, ठीक। एट द ईयर कंपनी रिसीव करती है 7,50,000। अब यहाँ ध्यान दो, अगर हम यहाँ बात करें, मैंने अभी कहा था कोर एक्टिविटी पे ध्यान देना। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कोर एक्टिविटी क्या थी? प्रोड्यूस करना। फाइनेंशियल कंपनी की कोर एक्टिविटी क्या हो सकती है? इन्वेस्ट करना, लोन्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अगर इस पार्ट पे कोई इनकम जनरेट होती है तो ये कहाँ लाई करेगी? ये लाई करेगी इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बट अगर हम यहाँ नाम चेंज करके क्या लिख दें? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लिख दें, तो फिर ये इनकी कोर एक्टिविटी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तब ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट एज दे आर व्हाट, दे आर द फाइनेंशियल कंपनी, इनकी कोर एक्टिविटी ये इन्वेस्ट करना, मनी रेज करना। सो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी होगी, जो हमें टर्म ढूंढना है इस क्वेश्चन के लिए, दैट दिस एक्टिविटी विल लाई इन दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो यहाँ ऑप्शन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी है। नेक्स्ट,
श्रीनिवास लिमिटेड है, एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा। श्रीनिवास लिमिटेड हैज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस इज 4,20,000 एंड डेप्रिसिएशन गिवन है एंड हमें कैलकुलेट करना है परचेज वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही इन्फॉर्मेशन से मतलब है, जैसे कि एसेट की क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस क्या थे, ठीक, एंड कितना एसेट ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया गया, ठीक है। तो एसेट अकाउंट ऐसे रफली बना लीजिए, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, हम ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे डेबिट साइड दैट इज 4 लाख एंड क्रेडिट साइड लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। ओके, नाउ आई हैव टू सी कि कितना सोल्ड किया गया, सोल्ड किया गया है 40,000 का, ठीक। हमें प्रॉफिट नहीं कंसिडर करना है यहाँ पे, सीधे हमें कॉस्ट गिवन है तो हम वही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये आ रहा है 4,60,000। सो हम देख पा रहे हैं हमें दोनों साइड बराबर करनी है, तो यहाँ 60,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है एंड यही बैलेंसिंग फिगर क्या बता रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर बता रहा है द परचेज ऑफ द फर्नीचर, ठीक। सो करेक्ट आंसर विल बी 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी पर्ल्स लिमिटेड है, ओके, इन्होंने लोन लिया है फ्रॉम द फाइनेंस कंपनी एंड इन द ईयर 2021 इन्होंने 25 लाख का बैलेंस था एंड वो बैलेंस 2022 के फाइनेंशियल ईयर में हो गया है 15 लाख का। तो इन्होंने किया गया, देखो फाइनेंस लिया, ठीक, यहाँ भी क्या किया, सिटी पर्ल्स ने लोन लिया है, ठीक है। लोन लिया है तो ये कहाँ आ जाएगा, किस एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं है, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट करना, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रहा है, लोन लिया है तो ये क्या है, फाइनेंस क्या है, फंड रेज किया है, तो ये फाइनेंसिंग में आएगा, पहला क्लियर। तो ये आपका हमारा जो ऑप्शन है इन तीनों में से कौन सा सही होगा वो देखना, ठीक। 25 लाख 25 लाख था 2021 में, नेक्स्ट ईयर ये डिडक्ट होके हो गया है 15 लाख, दो बैलेंसेस गिवन है। तो ये जो डिफरेंस दिखा रहा है क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ईयर की स्टार्टिंग मतलब पिछले साल तक था बैलेंस 25 लाख, इस साल हो गया है 15 लाख, इसका मतलब लोन पे किया होगा तभी तो रिड्यूस हुआ है। तो यस, यहाँ पे हमें देखना है कि इधर लिखा था इनफ्लो, ये गलत है, ठीक है, इनफ्लो नहीं हुआ है, ठीक, ये गलत है, ये क्या हुआ है, इनफ्लो नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है लिखा है आउटफ्लोन, यस आउटफ्लोन हुआ है, आउटफ्लो मतलब बाहर गया पैसा, तो 10 लाख की पेमेंट करेंगे तभी तो 15 लाख बचा है, ठीक। सो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, करेक्ट आंसर विल बी 10 लाख एंड ये दिखाएंगे हम किस हेड में, ये हम दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, ठीक है, एंड इसमें हमें निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें निकाल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी में ऐड करना है। मतलब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं, जितना भी डेप्रिसिएशन होता है प्रोविजन का वो हम ऐड कर देते हैं, बिकॉज वो हमारा नॉन कैश आइटम है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम ऐड करेंगे एंड बिकॉज वो क्या है, नॉन कैश आइटम, ठीक। सो हमें वही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर, ठीक, ओके। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले हम देखेंगे कि कितना ओपनिंग बैलेंस था, दैट इज 60,000, क्लियर, ओके। नेक्स्ट यहाँ देखा जाए तो हमें क्लोजिंग बैलेंस देखना है, क्लोजिंग बैलेंस है आपका, इसको इस तरह से कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, ठीक, ओके। बिना क्लोजिंग में देखते हैं, जैसे 65 है, अगर यहाँ बात करोगे क्लोजिंग आप यहाँ लिखोगे एंड ओपनिंग यहाँ मतलब इधर साइड, दिस इज योर ओपनिंग एंड वो उधर क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। नो, दिस इज 60 एंड दिस विल बी 65, ठीक, ओके। नाउ जो प्लांट है हमारा रिसीव हुआ है, दैट इज आपका जो प्लांट है वो 14,000 के लिए सोल्ड हुआ था एंड उसकी जो कॉस्ट 14,000 की उसकी कॉस्ट थी एंड वो सोल्ड हुआ है 18,000 पे, ठीक है। सो अगर हम यहाँ देखें बुक वैल्यू 14 थी, सोल्ड हुआ है 18 पे, ठीक। सो यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ अगर देखो इससे हमें मतलब नहीं क्योंकि ये तो प्रॉफिट बता रहा है, ठीक। हमें डेप्रिसिएशन पता करना कि जो एसेट उठा के बेचा गया है उस पर डेप्रिसिएशन कितना है। तो देखो उसकी कॉस्टिंग गिवन है 20,000, ठीक, एंड उसकी बुक वैल्यू गिवन है, मतलब करंट वैल्यू जब जिस पे खरीदा था वो गिवन है एंड जो अभी जिस साल बेच रहे हैं एसेट को वो वैल्यू गिवन है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को तो हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, मतलब जिस रेट पे खरीदा एंड जो उसकी अभी एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस कहलाता है डेप्रिसिएशन, ठीक। सो ये हम यहाँ कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो आपका आ गया 71,000 एंड डिफरेंस 11,000, ये करंट ईयर का क्या हो गया, ओवरऑल डेप्रिसिएशन, ठीक। तो यहाँ आंसर आएगा 11,000। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है,
पहला है डिविडेंड रिसीव बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। देखो अगर डिविडेंड रिसीव हुआ है बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी तो ये उनके लिए ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ही यही है कि डिविडेंड रिसीव करना है। नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या है, इंश्योरेंस देना, बेचना, ठीक है, सेल करना। अब इंश्योरेंस जब सेल करते हैं तो कस्टमर से रिसीव क्या करते हैं, प्रीमियम। तो ये इनकी कोर एक्टिविटी है, ये इनका क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ना कि नॉन ऑपरेटिंग। नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम सेल इन ए ट्रेडिंग कंसर्न। एक ट्रेडिंग कंसर्न का मेन कोर एक्टिविटी क्या होती है, गुड्स सेल करना, एंड उससे कोई रेवेन्यू हुआ है तो ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सो ये ऑप्शन भी गलत होगा। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ यूज्ड प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब ये नॉन कोर एक्टिविटी है, नॉन कोर एक्टिविटी है, एंड दैट्स व्हाई ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। नॉन कोर एक्टिविटी में हमने यहाँ कौन सी एक्टिविटी कंसिडर करी, देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम ये बिल्कुल नहीं है कि अपने एसेट्स को उठा के बेच देना, ठीक, एंड देन उससे जो अमाउंट रिसीव हो वो तुम रेवेन्यू दिखाओ, नहीं, ये तुम्हारा क्या कहते हैं, एक एसेट डिस्कार्ड हो गया था जिसे तुमने सेल कर दिया, जिसपे तुम्हें प्रॉफिट हो गया, जो उसकी करंट बुक वैल्यू थी उससे ज्यादा अमाउंट रिसीव हुआ है। सो ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, दी नेक्स्ट, हमें इसमें देखना है क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है, इसमें हमें डिबेंचर्स गिवन है, हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ये ओपनिंग हो गया एंड ये क्लोजिंग हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड किया गया है हाफ ईयरली, एंड ये पे किया गया है 30th सितंबर एंड 30th मार्च में, ठीक, ओके। एंड नेक्स्ट लिखा है डिबेंचर्स रिडीम करे गए हैं 30th सितंबर, मतलब ये जो हम रिडक्शन देख रहे हैं 40,000 का, ये क्या बता रहा है कि हमने डिबेंचर्स की वैल्यू, हमने डिबेंचर्स रिडीम करे, उनको अमाउंट वापस किया है। सो जो हमने रिडीम किया है, ठीक है, 40,000, ये फॉर्म ने कब रिडीम किया है, ये मिड ईयर में, मतलब 6 महीने की ड्यूरेशन जब खत्म हुआ है तब रिडीम कर लिया, ठीक। तो 6 महीने के बाद ये जो इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है, ठीक है, 6 महीने के बाद ये जो इंटरेस्ट हमें 30 सितंबर के बाद ये जो 31 मार्च को जो इंटरेस्ट देना है, ठीक, जो बिजनेस देगी, जो कैश आउटफ्लो होगा इंटरेस्ट के नाम पे ऑन डिबेंचर्स, वो हमें किस अमाउंट पे चार्ज करें। देखो यहाँ ध्यान समझो, फर्स्ट हाफ में टोटल डिबेंचर्स ड्यू कर रहे थे 2 लाख के, फर्स्ट हाफ में अभी कोई पेमेंट नहीं हुई है, ठीक। फर्स्ट हाफ में जब पेमेंट नहीं हुई है तो डिबेंचर्स ड्यू थे 2 लाख के, तो इंटरेस्ट पे किया गया होगा 2 लाख 12% एंड 6 मंथ, ठीक। ये आपका पूरे साल का इंटरेस्ट था, हमें सिर्फ 6 मंथ का करना है क्योंकि फर्स्ट हाफ की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा ये 24 एंड इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, 12,000, क्लियर। एंड नेक्स्ट सेकेंड हाफ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखो सेकेंड हाफ में हमने रिडेम्पशन किया है कितने का, 40,000 का, ये 40,000 का रिडेम्पशन हुआ है 30 सितंबर को, तो मतलब ये जो 31 मार्च को इंटरेस्ट देना था वो हमें सिर्फ और सिर्फ ड्यू पे देना होगा, दैट इज 1,60,000 तो बचा, 2 लाख में से 40 तो पे कर दिए, तो 1,60,000 ही बचा, ठीक। सो 1,60,000 पे अब हमें नेक्स्ट अमाउंट देखना है, ठीक है, दैट इज 12% एंड मल्टीप्लाई 6 मंथ्स के लिए ये भी कैलकुलेट करेंगे, सितंबर से लेके मार्च तक, ठीक। सितंबर के बाद से मतलब 30 सितंबर के बाद से अक्टूबर से लेके मार्च तक का, ठीक है। दिस इज योर 12, ये आएगा आपका 9,600, क्लियर, ओके। सो इंटरेस्ट आ रहा है 12,000, 9,600, ये हमने अमाउंट पे किया है, ये फर्म ने क्या किया है, पे किया। हमें ये तो बताना है कैश फ्लो हमें दिखाना है फाइनेंसिंग में या इनफ्लो दिखाना है, मतलब कैश इनफ्लो या आउटफ्लो दिखाना है। तो यहाँ अभी तो हमें आउटफ्लो ही दिख रहा है क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे किया, कंपनी ने क्या किया है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया एंड साथ ही साथ डिबेंचर रिडीम भी किए थे, ठीक। तो 40,000 ये भी पे करे। सो यहाँ टोटल अब इसको कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि कितना कैश आउटफ्लो हुआ है बिजनेस से, ठीक। ओके, द आंसर इज आउटफ्लो हुआ है 61,600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट जब ये मैच्योर हो जाए कितने कम समय में। तो अभी मैंने इसका आंसर स्टार्टिंग बताया था, ठीक, 1, 2, 3 और 4 क्या आंसर होगा। अभी जब मैंने आगे वाले क्वेश्चन से तो मैंने बताया था कि कैश इक्विवेलेंट ऐसे आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो 4 महीने के अंदर ही क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। सो ईदर 4
और उससे कम, ठीक, 4, 3, 1 इसमें मतलब मैक्सिमम 4 मंथ्स जाते हैं। सो 4 से 3 महीने के या 4 से 1 महीने के गैप ड्यूरेशन में जिसका हमें रिटर्न मिल जाए वो कैश इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट, while preparing cash flow statement, cash comprises what? Cash in hand or cash? This is very easy question. Cash equivalent में होता है cash in hand and cash with bank. जो बैंक में कैश है वो भी कंसिडर करते हैं, जो in hand कैश है वो भी कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, which of the following statement is correct? Dividend paid is always shown as in ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हम बात करें जैसे अभी हमने प्रोपोज डिविडेंड देखा था, हाँ उसे हम कंसिडर करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बट हमें वहाँ देखना होता है कि प्रोपोज डिविडेंड कहाँ ऐड होगा एंड कहाँ लेस होगा। अगर करेंट ईयर का है तो अभी जैसे हमने देखा था कि हमने ऐड किया था, एंड अगर देखा हमने पे कर दिया है, वो पे नहीं करना था, वो अमाउंट क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन ही सिर्फ सही है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन अमाउंटाइजेशन बीइंग नॉन कैश एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नो, दीज आर द एक्सपेंसेस जो कि ऐड करे जाते हैं। नेक्स्ट, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इनकरेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड सेल ऑफ गारमेंट्स, ये किस तरह की एक्टिविटी में आएगा। देखो, एक कंपनी मैन्युफैक्चर करिए गारमेंट्स ही, एंड जितनी भी एक्टिविटी हैं वो सारे गारमेंट से ही रिलेटेड थे, तो ये क्या है, कोर एक्टिविटी। तो कोर एक्टिविटी तो अपने आप ही आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश विल रिजल्ट इनटू व्हाट। देखो, शेयर्स इशू तो कर रहे हैं बट फंड रेज करने के लिए नहीं, किसी और को पेमेंट करने के लिए। हुआ क्या होगा, देखो ए है, ए ने बी लिमिटेड की फर्म परचेज करी, ठीक है, बी लिमिटेड ने कहा हम तुम्हें पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी फर्म के तुम्हें शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, कुछ एसेट परचेज करा, तो बी ने क्या किया कि पेमेंट करने की जगह कहा कि हम आपको शेयर्स इशू कर दे रहे हैं। तो यहाँ किसी भी तरह का कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ बी से नहीं, शेयर्स इशू करे एंड उसके बदले में सामान ले लिया, ये बार्टर सिस्टम हो गया, ठीक है, एक सामान लिया उसके बदले में एक चीज दे दी, तो नो इनफ्लो होगा। ठीक, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके, हमें दो कॉलम दिए, मैच करना है हमें, ठीक है। बाय बैक ऑफ ओन शेयर क्या कहलाता है, अगर कंपनी अपने खुद के शेयर्स वापस परचेज करे तो ये फाइनेंसिंग होगा, तो फर्स्ट का हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अपने खुद के शेयर्स को वापस परचेज करना। नेक्स्ट है परचेज करना सिक्योरिटीज़ को, मतलब किसी दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज़ को परचेज करना, तो हम अपना सरप्लस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट रिसीट ऑफ डिविडेंड, परचेज ऑफ सेल, अच्छा परचेज ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ फाइनेंस कंपनी, एक फाइनेंस कंपनी सेल कर रही, परचेज कर रही है सेल ऑफ सिक्योरिटी, तो फाइनेंस कंपनी के लिए अगर वो खुद सिक्योरिटीज परचेज करे तो फाइनेंस कंपनी की ये कोर एक्टिविटीज होती हैं, सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट परचेज करना, सेल करना, तो ये इनकी कोर एक्टिविटी होगी, तो ये होगा इसका फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम मैच करें, ए का होगा आपका सेकेंड जो कि यहाँ पे है एंड यहाँ है, एंड बी का होगा फर्स्ट, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दिस। क्लियर? ओके, एक लास्ट ऑप्शन में था वो भी देख लेते हैं, रिसीट ऑफ डिविडेंड, ये हमेशा हम कहाँ कंसिडर करेंगे, ये हम कंसिडर करेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, मतलब डिविडेंड रिसीव हुआ है, जब इन्वेस्ट करेंगे तभी डिविडेंड रिसीव होगा, एंड दैट्स वाई ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। यहाँ पे हमने खत्म किए अपने क्वेश्चन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर। आपको और क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर सच क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर CUET सिलेबस। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू क्लास।